नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज पढ़ने जा रहे हम कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर, और हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और उसी के अंतर्गत हमारी जो द्वितीय इकाई है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर, और उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। साथियों, हमने पाठ्यचर्या को लेकर पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी अध्ययन किया है, और पूर्व के वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से भी हमने समझने का प्रयास किया है। वो प्रयास इस प्रकार से है कि पाठ्यचर्या बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है, पाठ्यचर्या बालक के नैतिक चरित्र के विकास में सहायक है, पाठ्यचर्या बालक की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक है, पाठ्यचर्या बालक के एक जनतांत्रिक मूल्यों को समझने के लिए भी सहायक है, पाठ्यचर्या बालक को एक स्तर बढ़ाने में भी सहायक है। तो साथ ही पाठ्यचर्या के जब महत्व को हम समझते हैं तो पाठ्यचर्या के निर्माण को लेकर किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, पाठ्यचर्या का संगठन किस प्रकार किया जाए, पाठ्यचर्या का एक संगठन, पाठ्यचर्या का निर्माण किन के आधार पर किया जाए, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारा जो प्रकरण है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, उसी सिद्धांतों के संबंध में हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारे सामने पहला सिद्धांत है, वो पहला सिद्धांत है विषय सामग्री का चयन। साथियों, विषय सामग्री का चयन, और चयन किस होना चाहिए? उद्देश्य आधारित, उद्देश्य आधारित। साथियों, पाठ्यचर्या निर्माण का जो प्रथम सिद्धांत है वो है विषय सामग्री। जो हमारी जो कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट है कि हम लोग प्राथमिक स्तर के लिए या फिर माध्यमिक स्तर के, जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर के लिए हम पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, वो भी हिंदी की पाठ्यचर्या के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा विषय हिंदी है। विषय सामग्री का चयन का उद्देश्य, अब उसको समझने का प्रयास इसलिए करेंगे हम लोग सबसे पहले कि कोई भी पाठ्यचर्या निर्माण करने से पहले उसकी उद्देश्य तय करते हैं कि हम ये पाठ्यचर्या का निर्माण करने जा रहे हैं प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, तो इससे हमें किन किन शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, उसकी उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य किस प्रकार है वो निर्धारित करने होंगे। तो क्या हम इस उद्देश्यों के निर्धारण के समय या इन उद्देश्यों के निर्धारण की जो संप्राप्ति है, जो हमें ज्ञानात्मक है, अर्थग्रहण है ना, चरित्रों की सर्वांगीण विकास को लेकर है, सभी सर्वांगीण विकास में उसके बालक के जो शैक्षिक सारे पहलू में सर्वांगीण पहलू आ जाते हैं, इसमें बालक के सर्वांगीण पहलुओं का अध्ययन हो जाता है। तो सर्वांगीण पहलुओं का जो निर्धारण लक्ष्य की प्राप्ति है हमें, कि क्या वो पाठ्य सामग्री हम ऐसी चयन करें, ऐसी पाठ्य सामग्री का हम चयन करें कि वो हमारे जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित हैं उनकी पूर्ति करने में सहायक हो, ऐसी पाठ्य सामग्री का चयन हम करें। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि हम प्राथमिक स्तर की सामग्री ले रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हिंदी की विधाओं के बारे में देंगे, और जब बालकों का जो आयु के रूप जो स्तर है, बालकों का जो बौद्धिक स्तर है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि बालक मान लीजिए प्राथमिक स्तर के हैं, तो वो बालक खेल कूद में या चित्रों को बनाने में, रंग बिरंगी पेड़ पौधों फूलों को अच्छा उनको समझ में आता है, तो उसमें कहानियों को चित्रों के माध्यम से, रंगीन
प्रश्नों के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से कहानियों को प्रस्तुत किया जाए। अच्छी कविताओं में चित्र देकर अच्छी कविताओं को चित्रों के माध्यम से पशु पक्षियों और इन सब के चित्र दिए जाए और उसके माध्यम से पेश किया जाए। साथ में वो कहानी और कविता उन्हें प्रेरित करती हो, साथ में आनंददायक हो और रुचिकर हो। और जब वो उनको आनंद नहीं देगी तो बालक ऐसी पाठ्य वस्तु को, ऐसी पाठ्य सामग्री को पढ़ने में कभी भी रुचि नहीं लेंगे। तो साथियों, इस बात का हमें ध्यान देना, बालकों की रुचि के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तभी हमें उद्देश्य किसी विशेष सामग्री का चयन करते हुए हमें उद्देश्यों का ध्यान रखकर, और क्या हमारी जो पाठ्य वस्तु दी हुई है, हमारा जो कंटेंट है, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है या नहीं सहायक है, इस बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। जिससे हम एक माध्यमिक या उच्च शिक्षाओं के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम तय कर रहे हैं। मान लीजिए हमें जो उच्च माध्यमिक है या उच्चतर की जो कक्षाएं हैं, जैसे डिग्री कॉलेजों में या फिर स्नातक स्तरीय, है ना, तो स्नातक लेवल के पाठ्यक्रम को तय करना है हमें। उसमें हम गद्य पद्य, और उसमें गद्य पद्य के अंतर्गत हमें किन किन विधाएं जो मतलब साहित्य की विधाएं हैं, उन विधाओं के बारे में चर्चा करनी होगी, उन विधाओं के बारे में बताना होगा। तो किस कवि का किस विधाओं के अंतर्गत ज़्यादा मतलब नाम है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके जीवन परिचय के बारे में बताना होगा, और अच्छे अच्छे कवियों की रचनाओं के बारे में, और समय समय पर साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आई, उनकी युगीन प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से रही, तो पाठ्यक्रम में उन सब बातों का समावेश करना होगा। तभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल पे थोड़ा सा अलग हमें दिखना होगा, क्योंकि बालकों के लिए आयु का स्तर थोड़ा सा अलग है। तो ठीक उसी प्रकार जो माध्यमिक के स्तर के बालक है या उच्च माध्यमिक स्तर के बालक है, सबके लिए हमें उनकी बौद्धिक, जैसे मान लीजिए उच्च माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के बालक हैं, तो वो बालक कैसे किशोरावस्था वाले बालक हैं। वो किशोरावस्था की जो आयु है वो तूफानों की, झंझावतों की अवस्था है, स्टेनले फल के अनुसार। तो उसमें वो कैसे परिवर्तन जाता है, उस आयु के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन आते हैं कि बालक हमेशा उसमें देशभक्ति, राष्ट्र भावना एवं कल्याण की भावना उसमें रहती हैं, और वो किसी भी अन्याय के खिलाफ शस्त्र क्रांति करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे बालकों के लिए राष्ट्र निर्माण के सबसे अच्छे अच्छे मतलब अवसर होते हैं। और आपने देखा होगा साथियों कि जो आर्मी है या मतलब जो मिलिट्री है, उसमें जो बच्चे जो 15-16 साल 15 से 17 साल तक, 18 साल तक के बच्चों को उनमें चयन किया जाता है, क्योंकि उस आयु में उनके बालकों की सबसे ज़्यादा देश के प्रति समर्पण की भावना होती है। और उस पाठ्यक्रम के दौरान बालकों को इस तरह से तैयार किया जाए कि बालकों को अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसी रचनाओं को, ऐसी कविताओं को, इस प्रकार का संदेश देने के लिए, और साथ में सबसे बड़ी बात कि उन्हें चरित्रवान बनाया जाए, तो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो। ऐसे कहानियों को, ऐसी कई कहानियों को, इस प्रकार के लेखों को, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि जो 9th क्लास है या 9वीं कक्षा है, 10वीं है, उनमें विवेकानंद के जो भाषणों के अंश हैं, या उनकी विश्व ग्रंथ सभा का सम्मेलन था, विश्व ग्रंथ सम्मेलन जो 1893 में होता है, उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन को भी उसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे जो मतलब प्रेरणादायक जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री, उसका समावेश किया जाए। ठीक है साथियों, इसलिए हमारा समझने का प्रयास ये सिद्ध होता है कि विशेष सामग्री का चयन उद्देश्य आधारित होना चाहिए। और इसी के साथ में जो अगला हमारा जो बिंदु है वो है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत विविधता का सिद्धांत साथियों हमारे लिए इस प्रकार से है कि हमारा जो देश है, भारत देश, ये अनेक विविधताएं लिए हुए हैं, अनेकता में एकता का देश है। कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो एकता में अनेकता का देश है, क्योंकि भारत में अनेक आक्रमणकारी आए, शक आए, कुषाण आए, हुण आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, एवं इससे पहले तुर्की आए, कई तरह के आक्रमणकारी यहाँ भारत में आए।
और वो कुछ तो भारत को धन संपदा को लूट कर अपने साथ लेके गए और कुछ उनके साथ में आए हुए जो साथ में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने विचारों, अपना ज्ञान, अपनी कला, अपनी संस्कृति वो अपने साथ भी लाए और यहाँ से संस्कृति और सभ्यता को पार भी लेके चले गए। तो भारत ने उन सबकी सभ्यता संस्कृति को अपने अंदर रचा और बसा लिया, रचा और बसने का जो अवसर उनको दिया और भारतीय संस्कृति विविधतापूर्ण लिए हुए हैं, लेकिन इस विविधता में भी एकता लिए हुए हैं। तो साथियों, इसी तरह से हमने देखा कि इसमें विविधता का सिद्धांत इस प्रकार होना चाहिए कि पाठ्यचर्या में व्यक्तित्व स्तर को लेकर, है ना, सामाजिक स्तर को लेकर एवं विभिन्न प्रकार की जो जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी उसमें समावेश करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता, अभिक्षमता, एवं विचारों आदि का समावेश उसमें करना चाहिए। और इन अभिक्षमताओं, विचारों आदि के माध्यम से और इन अभिक्षमताओं, विचारों आदि के साथ साथ उनमें बालकों की आवश्यकता आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए साथियों, बिल्कुल तो हमने सिद्धांत पढ़े कि विविधता सिद्धांत में व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, अभिक्षमताओं का, व्यक्तिगत अभिक्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए, विचारों का एवं बालकों की आवश्यकता क्या है, बालकों की नीड्स क्या है, इसको पहचानना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत और भी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।